हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 7th स्टैंडर्ड सिविक्स का लेसन 6 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ अब हम देख रहे हैं। बिफोर स्टार्टिंग इट अगेन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो सके। तो हम ये लेसन स्टार्ट करते हैं। इसके पहले के 2 लेसन्स में हमने हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स देखे थे और अब हम हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसके बारे में भी देखेंगे और स्टेट पॉलिसी क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, वह भी हम देखेंगे। So in the last 2 chapters we studied the fundamental rights guaranteed by our constitution. We learned what rights Indian citizens enjoy. हमने देखा कि कौन कौन से rights Indian citizens को मिलते हैं. We also learned that our rights have judicial protection. हमारे जो भी rights हैं उन्हें judicial protection मिला हुआ है, मतलब उन्हें अच्छी तरह से न्यायिक सुरक्षितता मिली हुई है। वी अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन आर इंडिविजुअल एंड पब्लिक लाइफ्स। तो हमने हमारे फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल और पब्लिक लाइफ्स में कैसे होते हैं वह समझा। और विद दिस बैकग्राउंड वी शैल नाउ अंडरस्टैंड व्हाट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो स्टेट पॉलिसी के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अभी क्या हैं वह हम देखेंगे। फंडामेंटल राइट्स पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। फंडामेंटल राइट्स के वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शंस आते हैं गवर्नमेंट के लिए। फ्यू सच रिस्ट्रिक्शंस अपॉन द स्टेट आर लिस्टेड बिलो। कुछ ऐसे ही रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो फर्स्ट है, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन एंड अमंग सिटीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, लैंग्वेज और सेक्स। तो स्टेट या प्रदेश जो भी है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता किसी भी सिटीजन्स के बीच में, किस बेसिस पर, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, रिलीजन के हों, किसी भी रेस, लैंग्वेज या किसी भी सेक्स के, मतलब मैन वुमन, मेल फीमेल कुछ भी हो, तो उसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, असमानता नहीं होनी चाहिए। स्टेट शैल नॉट डिनाई एनीबडी इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इक्वली उन्हें सबको न्याय मिलना चाहिए और उसके लिए स्टेट किसी के लिए भी डिनाई या नहीं बोल सकता कि इन्हें लॉ नहीं मिलेगा, मतलब सभी को समान रूप से न्याय मिलने का अधिकार है। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ। और किसी भी पर्सन की जान लेने का अधिकार भी नहीं है स्टेट को। और स्टेट शैल नॉट इम्पोज एनी रिलीजियस टैक्सेस। ना ही कोई भी स्टेट किसी पर भी रिलीजियस टैक्सेस लगा सकता है। The Constitution has given express instructions to the state about what policies it should undertake. Constitution ने बिल्कुल अच्छी तरह से instructions दिए स्टेट को जो भी policies उसे लेनी है। This is in the nature of giving directives or guidelines about how to achieve the goals expressed in the preamble. प्रीएम्बल में जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं, जो भी डायरेक्टिव्स दिए हैं, उसी के अनुसार स्टेट को भी चलना होता है। हैंस दे आर कॉल्ड एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और इसे ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऐसा कहा जाता है। वाई वर डायरेक्टिव्स इंक्लूडेड। डायरेक्टिव्स क्यों दिए जाते हैं? तो व्हेन इंडिया वन इंडिपेंडेंस we faced a great challenge of establishing order and carrying out a smooth administration. तो इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिला उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे कि किस तरह से स्मूथ आराम से हमारा राष्ट्र का जो भी काम चले। एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, बैकवर्डनेस एंड इलिटरेसी हैड टू बी अर्जेंटली परस्यूड। ऐसे समय में बहुत गरीबी थी, पिछड़ापन था, इलिटरेसी भी थी, मतलब शिक्षा भी नहीं थी। इट हैड टू बी अर्जेंटली परस्यूड। और इन सब को सुधारना बहुत ज़रूरी था। द टास्क ऑफ नेशन बिल्डिंग हैड टू बी अंडरटेकन। और इस तरह से हमारे देश को पूरी तरह से अच्छी तरह बनाने का काम शुरू हो गया। फॉर दिस न्यू पॉलिसीज़ हैड टू बी ड्रॉन अप। इसके लिए नई नई पॉलिसीज़ बनाई गई एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन हैड टू बी अंडरटेकन। और पॉलिसीज़ तो बनाई गई लेकिन फिर उनको लागू करने का काम भी शुरू किया गया। The goal of people's welfare had to be achieved. In short, India had to be transformed into a developed and progressive nation. हम in short बोल सकते हैं कि इंडिया अब आगे प्रोग्रेस की तरफ बढ़ने लगा था। The Constitution has specified the subject to which the union and state government should give priority in their policies for people's welfare through the directive principles of state policy. तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जो थे स्पेसिफाई किए जिससे कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर अपनी अपनी पॉलिसीज़ पर काम करें जो कि लोगों के लिए अच्छे हों, लोगों के वेलफेयर के लिए हों। ईच डायरेक्टिव कंटेन्स अ सब्जेक्ट फॉर स्टेट पॉलिसी।
The makers of Indian Constitution had realized that it would require a lot of resources if all these policies were to be implemented at the same time. तो जो मेकर थे इन कॉन्स्टिट्यूशन के, जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, उन्होंने रियलाइज़ किया कि अभी तो हमारे देश के आगे स्वतंत्रता आई है और बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी इन सब पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए. So that is the reason why they did not make the directive binding upon the state like the fundamental rights. तो उन्होंने इस वजह से जो डायरेक्टली किसी भी स्टेट पर इसको लादा नहीं, मतलब ऐसा ऑर्डर नहीं दिया कि इसको इम्प्लीमेंट करो ही, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे इसे अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करने की सलाह दी. सम इम्पॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. तो कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाए गए. The state should secure adequate means of livelihood to all citizens without any gender discrimination. स्टेट पॉलिसीज़ में यह बताया गया कि हर एक स्टेट को अच्छी तरह से हर एक सिटीज़न अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी को निर्वाह कर सके, अपना जीवन चला सके. तो उसके लिए स्टेट को काम करना होगा विदाउट एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कि ये मेल है फीमेल है, लेकिन सभी हमारे देश के जो सिटीजन्स हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, सब अच्छी तरह से अपने जीवन को चला सके, इतनी व्यवस्था करनी होगी. द स्टेट शुड सिक्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमन. स्टेट को यह बताया गया कि उन्होंने सिक्योर करना चाहिए, जो भी मैन वुमन काम कर रहे हैं उनको इक्वली पेमेंट मिलना चाहिए. द स्टेट शुड सिक्योर द इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ. स्टेट जो है वह इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ के लिए, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए स्टेट ने काम करना चाहिए. द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री. स्टेट ने क्या करना चाहिए कि हमारे एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, उसका भी ध्यान रखना होगा. द स्टेट शैल प्रोटेक्ट ऑल मॉन्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिक इंटरेस्ट एंड नेशनल इंपॉर्टेंस. स्टेट को अपने जितने भी स्टेट में जितने भी प्रदेश में मॉन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिक बिल्डिंग्स हैं, उन सब को संभालना होगा, उनको संरक्षित रखना होगा. द स्टेट शैल प्रमोट विद स्पेशल केयर एट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल, स्पेशली द शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स. और स्टेट में जितना भी एजुकेशन फैलाया जा सकता है, मतलब एजुकेशन लागू किया जा सकता है, करना चाहिए. मोस्टली बैकवर्ड क्लासेस और ट्राइब्स की जो लोग हैं उनको भी एजुकेट करने की तैयारी रखनी चाहिए या करनी चाहिए. The state shall offer public assistance to citizens in cases of unemployment, old age, sickness, etc. और पब्लिक असिस्टेंस भी लोगों को मिलना चाहिए अगर वो अनएम्प्लॉय हैं, अनएम्प्लॉयड बेरोजगार हैं, ओल्ड एज हैं और सिकनेस हैं, यानी जिनको बहुत सारी बीमारियां हों. द स्टेट शैल सिक्योर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड एप्लीकेबल टू ऑल एंटायर कंट्री. सब लोग समान है, ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई करना होगा पूरी कंट्री में. वी कैन नॉट गो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. अभी हम ये देखते हैं कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स है, दोनों एक सिक्के के ही बाजू हैं. कैसे क्या? तो ड्यू टू फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स गेट द मोस्ट नीडेड लिबर्टी, while डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्रिएट एन एटमॉस्फेयर कंडूसिव टू द ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी. तो फंडामेंटल राइट्स अगर सिटीजन्स के होते हैं तो उनको लिबर्टी मिलती है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट में एक एटमॉस्फेयर लोगों की ग्रोथ के लिए डेमोक्रेसी में चलाया जाता है. इवन दो we cannot go to the court if directive is not implemented by the government. We cannot pursue on the government in various ways to make a policy in order to meet these goals. हम डायरेक्टली कोर्ट में नहीं जा सकते कि डायरेक्टिव इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट. डायरेक्टिव्स अगर गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट नहीं करती है तो हम डायरेक्टली कोर्ट में नहीं जा सकते. वी कैन नॉट पुट प्रेशर ऑन गवर्नमेंट. हम गवर्नमेंट पे प्रेशर नहीं बना सकते कि हमको एम्प्लॉयमेंट दो ही. इन वेरियस वेज टू मेक अ पॉलिसी इन ऑर्डर टू मीट दिस गोल्स, कि अगर कोई गोल हैं तो वो धीरे धीरे ही सेट होंगे, एकदम से हम गवर्नमेंट पे प्रेशर नहीं बना सकते. सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ अगर हम देखें तो उसमें हम देखते हैं कि इन डेमोक्रेसी सिटीजन्स हैव अ डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी. दे शुड नॉट ओनली बी विजिलेंट that their rights are not unfairly restricted but should also fulfill some duties and responsibility. So citizens
को दो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ निभानी होती है कि उनको राइट्स तो मिले हैं लेकिन उसको अनफेयरली यूज़ नहीं करेंगे, उसको फुलफ़िल करने के लिए कुछ ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड सेवरल प्रोविजंस थ्रू द फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी फॉर द पीपल्स वेलफेयर। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ प्रोविजंस बनाए हैं फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के लिए, वो भी लोगों के वेलफेयर के लिए हैं। द बेनिफिट्स ऑफ द वेरियस स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट कैन नॉट रीच ऑल पीपल इफ दे डू नॉट फुलफिल द फंडामेंटल ड्यूटीज़। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड सेवरल प्रोजेक्ट्स अंडर इट्स स्वच्छ भारत स्कीम। जैसे कि हम देखते हैं कि गवर्नमेंट फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंतर्गत गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लाया था, स्वच्छ भारत स्कीम, बट पीपल टू नीड टू चेंज देयर हैबिट्स दैट मेक पब्लिक प्लेसेस डर्टी। तो उसमें लोगों की भी ड्यूटीज़ बनती है कि पब्लिक प्लेसेस को साफ़ रखा जाए, क्लीन रखा जाए, ये हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम उसको ख़राब ना करें। In order that the Indian citizens become conscious of their responsibilities, fundamental duties were included in the constitution. So Indian citizens conscious होना चाहिए, उनकी responsibility बनना चाहिए कि constitution में अगर कुछ duties दिखाई गई हैं तो उन्हें भी हमें निभाना चाहिए। The fundamental duties of Indian citizens are as follows। तो कुछ fundamental duties हैं कि to abide by the constitution and respect the national flag and the national anthem, कि हमें हमारे national flag का और national anthem का respect करना चाहिए। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। और नोबल आइडियल्स जो हैं हमारे, जिनकी वजह से हमें यह स्वतंत्रता मिली है, उन्हें हमें चेरिश करना चाहिए, उन्हें भूलना नहीं चाहिए। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हमारे देश की इंटीग्रिटी को, सोवरेनिटी को बनाए रखना चाहिए। टू डिफेंड द कंट्री एंड टू रेंडर नेशनल सर्विस। हमारे देश की रक्षा के लिए हमें जो भी नेशनल सर्विस करते बने वो करनी चाहिए। व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, जब भी हमारे देश में पुकारा जाए कि अपने देश की सेवा के लिए आगे आओ तो हमें जाना चाहिए। टू प्रमोट हारमनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड ट्रांसेंडिंग डाइवर्सिटीज़, टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डिरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ द वुमन। और हमने हमारे भाईचारा बनाए रखना चाहिए और वुमन की डिग्निटी को का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। जितना भी हमारे देश की धरोहर है, अच्छे अच्छे मोन्यूमेंट, स्मारक जो हैं, उनकी देखरेख, उनको प्रिजर्व करना चाहिए। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड टू हैव कंपेशन फॉर लिविंग क्रिएचर। जितना भी हमारे देश में फॉरेस्ट से मिलने वाली या जंगल में का जो भी जीवन है उसे भी अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करने की हमारी जिम्मेदारी है। देखिए यहाँ पर किस तरह से स्क्रिबलिंग कर रहा है कोई बच्चा कहाँ हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर पे, तो इस तरह से हमें अवॉइड करना चाहिए। ये डैमेजिंग पब्लिक बस, ये पब्लिक बस को किस तरह से लोग डैमेज करें, तो पब्लिक प्रॉपर्टी को हमें डैमेज नहीं करना चाहिए। और गार्बेज इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि स्वच्छता तो हमें ही दिखनी है। और इस प्रकार के अगर कोई अंधविश्वास है उसे भी दूर करने की हमें कोशिश करना चाहिए। To develop the scientific temper, humanism and spirit of inquiry and reform। scientific temper जो मतलब अच्छा, हर चीज़ के पीछे कुछ साइंटिफिक रीज़न है। इस तरह से अच्छी बातें हमारे सोशल या हमारे सोशली होनी चाहिए, मतलब समाज में होनी चाहिए। ह्यूमैनिज़म होना चाहिए। और टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस। और हमें वायलेंस जो है वो ना करने की और पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाने की हमें शपथ लेनी चाहिए। टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल स्पीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। और हमारे देश के लिए हर एक इंडिविजुअल ने अच्छी तरह से पूरी अच्छी मेहनत से काम करना चाहिए जिससे हमारा नेशन कॉन्स्टेंटली बड़ा होता जाए, अचीवमेंट्स अच्छी मिलती जाए। एवरी सिटीजन्स ऑफ इंडिया who is a parent or guardian should provide opportunities of education to his or her child or work between the age of 6 and 14 years। 6 से 14 years के बच्चों को पढ़ने देने के लिए पेरेंट्स ने क्या करना चाहिए, पूरी तरह से तैयारी कर लेनी चाहिए। चाहे पेरेंट्स हो, गार्जियन हो, उन्होंने अपॉर्चुनिटी देनी ही चाहिए। तो यह था हमारा लेसन और हमें बहुत सारी सीख मिलना चाहिए कि हम लोग बहुत सारी पब्लिक प्रॉपर्टी को किस तरह से ख़राब करते हैं। तो इस तरह से ये देखिए कुछ
बातें हैं यहाँ से, ये जो भी हम पढ़ेंगे तो उससे हमें बहुत सारा सीखने को मिलेगा कि जैसे नॉइज़ पोल्यूशन होता है, दैट इज़ ऑल राइट, बट व्हाट टू डू अबाउट दोज डिफिनिंग साउंड। डेफिनिंग साउंड से हमारी खुद की हेल्थ भी ख़राब होती है और पोल्यूशन भी फैलता है। कुछ लोग प्लास्टिक वेस्ट वगैरह रिवर में डाल देते हैं, उससे भी प्रॉब्लम्स आती हैं। पीपल जस्ट डोंट सीम टू रियलाइज़ दीज थिंग्स वेल सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स। जब भी फेस्टिवल्स होते कुछ होते तो उस समय बहुत सारे पटाखे फोड़ना या फिर बहुत सारा साउंड करना, इससे नॉइज़ पोल्यूशन और हमारा पूरा वातावरण भी ख़राब होता है स्मोक से। जैसे कि हम दिवाली में देखते हैं बहुत सारे क्रैकर्स वगैरह उड़ाते हैं, तो उससे भी सारा वातावरण ख़राब होता है। तो ये सब हमें अवॉइड करना चाहिए। सो दीज आर really the duties of the citizens. So at the beginning of the civic section we got introduced to the goals and characteristic features of Indian Constitution. सबसे पहले हमने goals और characteristic features देखे थे Indian Constitution के. We also considered the rights of Indian citizens and the legal protection guaranteed to these rights by the Constitution. उसके बाद हमने यह भी देखा कि किस तरह Indian citizens को rights मिलते हैं और legal protection भी मिलता है Constitution से. We understood the directive principles of state policy and fundamental duties of Indian citizens. उसके बाद हमने राइट्स देखने के बाद कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ भी देखे और फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी देखी. और नेक्स्ट ईयर वी शैल स्टडी द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर कंट्री. और नेक्स्ट ईयर हम हमारे देश का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वह देखेंगे.